ये बात 14 के पहले की थी कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर बाकी लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन जो कि 10 साल एक आदमी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, तो अब वो रेजिस्टेंस तो नहीं होगा। मोदी के लिए यह चुनाव बहुत ही कहीं से भी बहुत उन्हें बेड ऑफ रोजेस नहीं है, साहस देने वाला चुनाव नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैनिफेस्टो और रियलिटी में कुछ सामंजस्य होता है, या ये सिर्फ थ्योरी है और वो प्रैक्टिकल अलग होता है? पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, मैंने कहा ना कि इसको दो पार्ट में देखिए। कांग्रेस के पीछे बहुत बड़ा लिबरल डेमोक्रेटिक सेक्शन है, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसने जवाब दिया है कि देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उसने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे कि पावर जनरेशन करेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया। आज हम नजरिया में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो पहले भी मेहमान हमारे साथ बात कर चुके हैं, अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब। ये बात 14 के पहले की थी कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर बाकी लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन जो कि 10 साल एक आदमी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, तो अब वो रेजिस्टेंस तो नहीं होगा अलायंस पार्टीज का, और अब वो अछूत टाइप की इमेज भी नहीं रह गई है जो पहले थी। ना मैं अलायंस की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बीजेपी के अंदर में ही, आरएसएस के अंदर में ही जी जो गहरे होंगे कॉन्फ्लिक्ट, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। और मोदी भी उठा पाएंगे, अपना सर उठा पाएंगे ये लोग? जरूर उठाएंगे। देखिए, कोई भी पार्टी है वो कंट्राडिक्शन विहीन नहीं रहती, उसके अंदर द्वंद्व चलता ही रहता है। और मोदी ने देश को तो डैमेज किया ही है, बहुत कुछ आरएसएस और भाजपा को भी उन्होंने डैमेज किया है, वन मैन शो हो गया है। तो वो लोग क्या करेंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी के लिए यह चुनाव बहुत ही कहीं से भी बहुत उन्हें बेड ऑफ रोजेस नहीं है, साहस देने वाला चुनाव नहीं है। और इसीलिए वो अपने इस बात को नोट करते हुए इस समय और कम्युनल एजेंडे पर उतर आए हैं, जो बढ़ाएंगे ही। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार उनको नहीं सुनेगी। तो किसी मतलब अभी तक तो नहीं सुन रही। पिछली बार की तरह किसी थ्रेट की गुंजाइश है अभी? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई भी थ्रेट क्रिएट करना जी ये बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए असंभव नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कोई भी इस तरह का थ्रेट क्रिएट करके, क्योंकि कोई इस तरह की कोशिश करके, अभी पब्लिक ओपिनियन भी कहने लगी है, क्योंकि लोग इंतजार में हो सकता है मोदी इसमें कुछ करेंगे तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे। जी, इसीलिए अब हम लोग आते हैं मैनिफेस्टोज में, क्योंकि मैनिफेस्टो आपको क्या लगता है कि मैनिफेस्टो और रियलिटी में कुछ सामंजस्य होता है, या ये सिर्फ थ्योरी है और वो प्रैक्टिकल अलग होता है? देखिए, इसमें पहले जो मैनिफेस्टोज होते थे, अमूमन लोग ये कहते थे ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है जी, इसके पीछे कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन इस बार जो मैनिफेस्टो या संकल्प या न्याय पत्र है, ये पहले से अलग किस्म का है, अलग राजनीतिक परिस्थिति है, एजेंडा अलग है। और इन मैनिफेस्टोज को या संकल्प न्याय पत्र का अलग महत्व है जी। इस चुनाव में जो मैं देख रहा हूँ, यही तो सबसे बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी थ्योरेटिकली, पॉलिटिकली ऐसा एजेंडा देने में सफल नहीं हो पा रही है जो विपक्ष का खास तौर पर काउंटर करे कांग्रेस के मैनिफेस्टो का। अब हम कांग्रेस के न्याय पत्र का वो विरोध कर सके, वो एजेंडा नहीं है। और कांग्रेस ने रोजगार, शिक्षा और सबसे बड़ी बात जो गवर्नेंस की, डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस थे, बर्बाद कर दिए गए, उसके रिवाइवल की जो उसने बात की है, ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम भी होंगी। बहुत अच्छी पिछली बार भी उनके मैनिफेस्टो में 6,000 रुपए। नहीं, पिछली बार का जो मैनिफेस्टो था, देखो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, मैंने कहा ना कि इसको दो पार्ट में देखिए। एक तो पॉलिसी वाइज एजेंडा है जी, और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है
कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डिरेल हो गई है, हाँ। उसको फिर से पटरी पर ले आने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए। मासेस का मुद्दा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मासेस भी तो कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन, मासेस में भी तो ओपिनियन पहुंचती। कई सवाल केवल मासेस का नहीं है, ब्रॉड मासेज ऑफ द पीपुल में इनलाइटेंड हिस्सा भी है सोसाइटी का। अच्छा, अब हम जो इन चीजों को गौर करता है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में आते हैं, तो मैनिफेस्टो में सबसे पहला कुछ पॉइंट्स पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि फ्री राशन फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, फ्री राशन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज ये देने का। फिर ये जो पीएम आवास योजना को एक्सपेंड करने का, और हर घर नल से जल इस तरह का, और स्लम रीडेवलपमेंट का, स्लम्स जो है वो रीडेवलपमेंट का। हालांकि इसमें छुपी हुई कुछ और बातें भी हो सकती हैं कि रीडेवलपमेंट कैसे होगा, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये मुद्दे जो आम आदमी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका क्या असर दिखाई पड़ता, कुछ असर होगा इसका? देखिए, पहली बात तो ये मैं यही कह रहा था कि जो ये इस बार का संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी, गारंटी, जो गारंटी है मोदी का जी, तो इस बार अगर आप देखिए तो जो जिन सवालों पर जनता एजिटेटेड है जी, उन साहस नहीं कर पाए मोदी। किस पर है? एजिटेटेड आप सिर्फ फार्मर्स पर है? नहीं, एजिटेटेड मीन्स जो लोगों को मत रहा है। जैसे आपको जी यूथ वाले प्रश्न को देखिए, रोजगार का प्रश्न, हाँ, महंगाई का प्रश्न है, इन प्रश्नों पर पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो इकोनॉमिक, मेरी बात को सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की इकोनॉमिक फिलॉसफी है जी, उसकी वजह से वह पूरी तौर पर चुप्पी साधे हुए है, और जिन एजेंडे को उसने कहा है कि हम ये करेंगे, उसमें कोई नयापन नहीं है कि भाई हम इनको 5 साल तक और राशन देंगे, इसका मतलब है कि हम इनको ये देंगे वो देंगे। मैंने कोई नया एजेंडा जिससे लोग परेशान हैं, जो उनके राइट्स के क्षेत्र में आता है, उस पर बीजेपी ने रिट्रीट पूरी तौर पर किया है। अब उस पर बोलने से भी बच रही है। ये सबसे बड़ी डिफीट है बीजेपी। हाँ, इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट वो इकोनॉमिकली कर ही नहीं सकती, वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है वो एक दरिद्र बैंकरप्ट नेशन को बनाने की एक फिलॉसफी है, जिसमें केवल कारपोरेट को मैक्सिमम बेनिफिट होगा, और कॉमन मास में केवल मैं मजदूर किसान की बात नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सेक्शन मिडिल क्लास का भी 90% लोग आ जाते हैं उसमें, उसको भी डिप्राइव कर रही है। तो इसलिए बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है, इसीलिए उसके पास कोई एजेंडा नहीं है जिससे जनता को कुछ दे सके। उसने विमेंस के लिए भी वो जो भी बातें कह रहे हैं, 3 करोड़ देखिए, बहुत कम लोग, आप लोगों से भी मैं चाहूंगा, चैनल वालों से भी चाहूंगा कि जनता को देखिए ये मुद्दे में क्यों बीजेपी फंसी हुई, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखिएगा, जो एक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े कारपोरेट को और ज्यादा से ज्यादा फायदा दो, और जो भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उसको प्राइवेट हैंड में सुपुर्द कर दो। ये दुनिया में फेल कर गया, तो भारतवर्ष में मोदी अभी भी उसी पे चिपके हुए हैं। तो यह उनकी सबसे बड़ी थ्योरेटिकल बैकवर्डनेस है इकोनॉमी। तो इसके लिए यहाँ पर कोई कार्ल मार्क्स और लेनिन आ रहा है? नहीं, कोई कार्ल मार्क्स और लेनिन की जरूरत नहीं। भारत की जनता ही पर्याप्त है इन बिंदुओं को समझने और इनको जवाब देने के लिए। और मैं ये समझता हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि इस देश में, देखिए आप समझिए, कांग्रेस क्यों मोदी के खिलाफ खड़ी हो पाई? क्या कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत थी? नहीं, कांग्रेस के पीछे बहुत बड़ा लिबरल डेमोक्रेटिक सेक्शन है जो ये महसूस करता है कि ये नेशन वाइड पार्टी है, मजबूरन उसके पास आ रहा है, स्ट्रेंथ करके किया जाए। तो यह बेसिकली ब्रॉड मासेज ऑफ पीपुल की जो लड़ाई है वो अभी कांग्रेस और अपोजिशन के थ्रू हो रही है। धीरे धीरे लोग सचेतन होकर एक फुल फ्लेजेड अपनी पॉलिसी वाले एक पॉलिटिकल नेशनल कोलिशन भी बनाने की तरफ बढ़ेंगे,
यह इस चुनाव में भी इसका तो लक्ष्य कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना है क्या इनका, जो आप बता रहे हैं कि नहीं, ये सब मिनिमम प्रोग्राम तो करीब करीब देखिए अभी जितना भी अपोजिट, पहली बात यह है कि इसमें बीजेपी कंफ्यूजन नहीं पैदा कर पाई कि मैं भी रोजगार दूंगा, भी महंगाई रोकूंगा। बीजेपी कुछ नहीं, बोली ही उसने नहीं। कहा ये स्टार्टअप अरे स्टार्टअप वगैरह तो सब पुरानी पीटे हुए उनके प्रोग्राम नारेबाजी है। मैं कह रहा हूँ पब्लिक एग्जाम अरे और पेपर सब पेपर लीक कराते रहिए, और तो योगी सबसे बड़े उदाहरण है। कह रहे थे हमारे जमाने में एक भी पेपर लीक नहीं होगा, और 17 पेपर लीक्स हो गए। वो बात छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जनता की एक अलग बात है, लेकिन अपना आप जब नजर देखें तो अपोजिशन भी इन्हीं बिंदुओं पर न चाहे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अपोजिशन को भी इन मुद्दों को उठाना पड़ रहा है, जिस पर बीजेपी पूरी तौर पर बैंकरप्ट है। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसने जवाब दिया है कि देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उसने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इज न्यू इन इट। हम कह रहे हैं कि इसमें वो जो बात कह रहे हैं, ये सब करने के बावजूद आप क्यों नहीं जो रोजगार जनरेट कर पाए भाई? ग्लोबल सेंटर बनाने की बात है। अरे ये सब तो मोदी को और कुछ नहीं बोलना था, केवल ग्लोबल हब बनाने की बात करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मोदी के पास कोई थ्योरेटिकल समझ नहीं है। आपका कहने का है कि उनके जो कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं है इस बार। वो तो खुद महसूस करते हैं कि उनका जो मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र है वह एक पिटा हुआ है। इसीलिए देखिए, अगर उस पर होता तो इस चुनाव में पहले ही चरण में जो धक्का लगा है, अब देखिए कितना बड़े पैमाने पर एक प्राइम मिनिस्टर पद पर रहने वाला व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना कम्युनल वो बात नहीं, ये तो पहले ही बात ये बहुत